अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की जो मैं आपको कहानी भेजने जा रहा हूं ये मुझे इम्तियाज़ साहब ने भेजी है। अपने नाम से मिलता जुलता उन्होंने नाम अपने लिए सेलेक्ट किया है। इम्तियाज़ साहब कहते हैं कि ज़िंदगी की उस उम्र में आ चुका हूँ जहाँ पे तमाम जिम्मेदारियाँ पूरी करने के बाद इंसान अपने खुदा का शुक्र अदा करता है कि मैंने ज़िंदगी में जो जो कुछ मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ थी उनको भरपूर अंदाज में निभाने की कोशिश की है, और अनजाने में कि कोई अगर गुनाह हो गए तो मेरे मालिक मुझे माफ़ करना। लेकिन इम्तियाज़ साहब कहते हैं मेरी ज़िंदगी की एक ऐसी अनोखी कहानी जो मैं चाहता था मरने से पहले ज़रूर इसको किसी को सुना के जाऊं। मैं ख़ुद भी अपनी इस कहानी पे बहुत हैरान हूं। तो बहुत सारी जगह जहां मैं कहानियां सुनता हूं, लेकिन मुझे किसी का स्टाइल, किसी का अंदाज़े बयां पसंद नहीं था। मज़हर साहब आपका बहुत ज़बरदस्त अंदाज़े बयां है, तो ये कहानी आपके हवाले कर रहा हूं। अब आपकी हुई, इसको सुना दीजिएगा। बस सिर्फ मेरा नाम फ़र्ज़ी कर दीजिएगा, बाकी बेशक नाम रियल बता दीजिएगा। कहते हैं कि मैंने एक छोटे से गांव के अंदर आंख खोली, एक ऐसे गांव के अंदर जहां पे मोहब्बत का दौर था। वही आपके अल्फाज जिस तरह आप कहते होते हैं कि प्यार भरा दौर था। लोग एक दूसरे का ख्याल रखते थे। मकान कच्चे, इंसान दिलों के सच्चे होते थे। दूसरे के दुख दर्द को, दूसरे की खुशी को अपनी खुशी समझते थे। दुख दर्द में इस तरह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे जैसे कोई और नहीं, वो उनका अपना हो। पूरे गांव के लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत से रहते थे। अभी उस गांव में बिजली का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। लोग घरों में लालटेन और दिए जलाते थे। ज़्यादातर लोगों के घरों में दिए ही होते थे, कोई कोई होता था जो लालटेन जलाता था। एक छोटा सा गांव था। मैंने जब आंख खोली तो मुझे नहीं पता था मेरी माँ कहाँ है। मुझे अपनी कहानी आज आपको सुनाते हुए लफ्ज़ों को इकट्ठा करना पड़ रहा है कि कहानी को कहाँ से शुरू करूं, कहाँ से जोड़ूं कि आपके सुनने वालों का सस्पेंस भी बरकरार रहे और मैं जो कुछ कहना चाहता हूं वो कह भी दूं। सच्ची बात है, जब इनकी कहानी को मैंने सुना तो मुझे भी लगा कि मैं इसको किस अंदाज में पेश करूं, मुझे समझ ना आ सकी। तो उन्हीं के लफ्ज़ों में ही बयान कर देता हूँ। कहते हैं कि जब आंख खोली तो माँ बाप का साया सर पर नहीं था। जिन्होंने पाला वो उसी गांव के ही लोग थे। मेरी माँ मुझे पैदा करते ही वफात पा गई थी, और थोड़े अरसे पहले ही मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था। मैं जब पैदा हुआ तो अब मुझे संभालने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन जैसा कि बताया कि गांव एक ऐसा गांव था जहां मोहब्बत का समा था। दूसरों का दुख सुख लोग अपना दुख सुख समझते थे। तो मेरे सर से माँ बाप का साया तो उठ गया। मैं लावारिस था, मैं यतीम था, लेकिन वहीं गांव के ही लोगों ने मुझे गोद ले लिया। इस अंदाज में गोद ले लिया कि जहाँ पे अल्लाह ताला ने उनको और बेटे और बेटियां अता की थी, वहीं मैं भी उनके साथ पलने लगा। वहीं पे मेरी परवरिश होने लगी। उन्होंने कोई मेरे माँ बाप के प्यार में कमी नहीं छोड़ी थी। जिस तरह उन्होंने अपनी औलाद को पाला था उसी तरह ही मोहब्बत से, उसी तरह, क्योंकि वो ज़्यादा अमीर लोग तो थे नहीं, खेती बाड़ी करते थे, गुजर बसर अच्छी हो जाती थी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता था। लेकिन मोहब्बत वाले लोग थे। तो जिस तरह उन्होंने अपने बच्चों को प्यार से पाला था, जो जो कुछ उनके पास सहूलियात मुयस्सर थी वही मेरे लिए भी थी, और मैं यूं आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता गया। मुझे यही पता था कि यही मेरे माँ बाप हैं, मैं उनको अपना माँ बाप कहता था। बड़ा हो गया, उम्र हुई तकरीबन मेरी 4 साल।
अब उस गांव के जो बच्चे थे, हम इकट्ठे हो जाते, बच्चे जिस तरह घर के बाहर निकलते खेलते, हम वहीं पे खेलते कूदते, उन्हीं गलियों में मैं बड़ा हुआ हूं। गांव एक और गायों की गलियों में। तो कहते हम बच्चे शरारतें करते, हम घूमते फिरते। तो एक दफ़ा हम बच्चे, शाम का टाइम था, खेलते खेलते, मैं उनमें से एक छोटा लड़का था 4 साल का, बाकी जो थे वो तकरीबन सारी बड़ी उम्र के थे। हम खेलते खेलते, हमारा गांव इस तरह का था कि एक तरफ मकान थे और उनके बिल्कुल सामने एक रोड सा था जो कच्चा सा सड़क था, लेकिन काफ़ी खुला सड़क था, कच्चा रोड बैलगाड़ी के लिए। उस वक्त बैलगाड़ी सबसे बड़ी सवारी होती थी। और उसके बिल्कुल सामने ही ज़मीनें थीं। ये तकरीबन एक ही लाइन के अंदर 15-20 घर बने हुए थे। थोड़ा सा आगे जाएं तो फिर हमारे घरों के सामने ज़मीनें थीं, थोड़ा सा आगे जाएं तो राइट साइड के घर ख़त्म हो जाते थे, फिर लेफ़्ट साइड के कुछ घर शुरू हो जाते थे। और वो जो लेफ़्ट साइड के घर थे उनके आगे भी ज़मीनें ही थीं, आमने सामने नहीं थे लेकिन आगे पीछे थे। तो हम लड़के खेलते खेलते इसी रोड पे चलते चलते बिल्कुल अब आगे जाते थे तो एक खुला सा ग्राउंड आता था। वहां पे दरख्त भी काफ़ी ज़्यादा लगे हुए थे और हम लड़के अक्सर वहीं पे खेलते कूदते थे। गांव के तकरीबन वो 7 ही जगह बनती थी। कुछ अरसे से उस गांव में बेइंतहा कुत्ते जमा हो गए थे, आवारा कुत्ते। और आवारा कुत्तों के हवाले से बहुत ज़्यादा लोग जानते होंगे कि एक ख़ास टाइम इनका ऐसा आता है जब ये खाम खा काटने को दौड़ते हैं। हम बच्चे खेलते खेलते उसी ग्राउंड के अंदर चले गए और हम खेल रहे थे। शाम का टाइम था कि कहाँ से वो कुत्ते वहाँ पे आ गए। अब तकरीबन अंधेरा तो नहीं हुआ था लेकिन सूरज गरूब हो चुका था। सूरज जब गरूब होता है और अंधेरा बिल्कुल घुप अंधेरा आता है तो उसके बीच में सिर्फ 15-20 मिनट 25 मिनट का टाइम होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता रात की काली चादर अपने ऊपर अंधेरा सवार कर रही होती है। तमाम ज़मीन पे, तमाम मकानों पे, तमाम दीवारों पे, तमाम छतों पे, सड़कों पे वो अपनी काली चादर बिछा रही होती है, घुप अंधेरा कर रही होती है। तो ऐसे ही घुप अंधेरा अभी होने जा रहा था, हुआ नहीं था, नज़र क्लियर सब कुछ आ रहा था कि एकदम से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई। हम लड़के जो खेल रहे थे उस तरफ मुखातिब हुए तो देखा एक झुंड सा है कुत्तों का, जिसमें 8-10 के करीब कोई कुत्ते हैं और वो भौंकते हुए हमारी तरफ आ रहे हैं। वो इस अंदाज में भागते हुए आए कि जो समझदार लड़के थे उनको तो पता लग गया कि भागना है, ये कुत्ते इस वक्त काटने के मूड में हैं, जिस तरह ये भौंकते हुए आ रहे हैं ये काट लेंगे। वो तो फौरी तौर पे वहां से दौड़ पड़े। अब मैं उन लड़कों में सबसे छोटा तकरीबन मैं ही था कि मैं भी उनके पीछे दौड़ा, लेकिन दौड़ते हुए मैं नीचे गिर गया। अब मैं जैसे ही गिर गया, वो जो कुत्ते काफ़ी दूर थे, भौंकते हुए हमारी तरफ आ रहे थे, वो भौंकते भौंकते करीब आ रहे थे। अब मैं उठा तो एकदम से डर गया कि नहीं, अब मैं भाग नहीं सकूंगा। वो बड़े लड़के थे, वैसे भी तेज़ भाग रहे थे, पहले ही बहुत दूर जा चुके थे। मैं छोटा था और गिरा हुआ था, और अब जब उठने की नीयत की तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं भाग सकूंगा। और कुत्ते जो मज़ीद करीब आ रहे थे, शायद मैं उठता भागता चला भी जाता, लेकिन मेरे ऊपर खौफ सवार हो गया इस अंदाज का कि नहीं, मैं नहीं जा सकूंगा, और वहीं पे ही मैं गिर गया। अब वो कुत्ते मेरी तरफ बढ़ इस अंदाज में रहे थे कि मुझे चीड़ फाड़ कर रख देते, मेरे वजूद की बोटी बोटी कर देते। ये वो आवारा कुत्ते थे जिनके बारे में गांव वाले तो जानते थे, लेकिन आज इस उम्र में जब आपको कहानी भेज रहा हूं तो बहुत सारी बातों को जानता हूं। उस वक्त मैं खुद एक मासूम जहन का बच्चा था, क्योंकि ज़िंदगी भर मैं खामोश ही रहा हूं। मैं ज़्यादा हंसने बोलने वाला, शरारतें करने वाला, संजीदा इंसान था, बहुत कम गो था, बहुत कम बातें करने वाला, आज तक ऐसा ही रहा हूं। तो उस वक्त जब मैं गिर गया और वो कुत्ते भौंकते भौंकते बिल्कुल जब मेरे करीब पहुंच गए तो मैंने आंखें बंद कर दी कि नहीं, अब मैं नहीं बच सकता, और मैंने रोना शुरू कर दिया। कि उसी लम्हे एक गांव की औरत, अल्लाह उसका भला करे, वहीं इस अंदाज में आ गई कि उसने दूर से ही कुत्तों को, जिस तरह कोई ललकारता है और आवाज़ देता है, पत्थर उठा के इस अंदाज में मारता है कि कुत्ते डरें, कि मुझे कानों में एक औरत की आवाज़ सुनाई दी।
और वो कुत्तों को जिस तरह ऐसे करके आवाज़ें निकाल के उसको डराते हैं, पीछे हटाते हैं, ऐसे करते हुए आ रही थी। और उसने एक दो, शायद मैंने जैसे आवाज़ सुनी एकदम आंखें खोली, रोते हुए मुड़ के देखा तो उस औरत ने नकाब किया हुआ था। गांव की औरतें जिस तरह नकाब करके रखती हैं, मुंह को ढांप के रखती है, उसने मुंह ढांपा हुआ था और वो पत्थर उठा रही थी। उसी वक्त उसने पत्थर उठाए और पत्थर उठा उठा के कुत्तों की तरफ मारना शुरू कर दिया। कुत्ते दौड़ते हुए जो आगे आ रहे थे वो अब एक जगह पे रुक गए थे, मुझसे थोड़े से ही फासले पे। अब कुत्तों और मेरे दरमियान मैक्सिमम 15-20 कदम का फासला होगा। लेकिन वो औरत इस अंदाज में पहुंच गई थी जैसे खुदा ने मेरे लिए मदद भेजी हो, कि उसने पत्थर उठाए और कुत्तों को मार रही थी और कुत्ते अब मुझे छोड़ के उसकी तरफ भौंकना शुरू हो गए थे। इस अंदाज में उसकी तरफ देख रहे थे कि उस औरत ने एक दो पत्थर उठाए और पत्थर उठा के कुत्तों को जब मार रही थी तो एक चीज़ मैंने नोट की जो उस वक्त तो समझ नहीं आई, आज समझ आई। आगे बताता हूँ कि कुत्ते पहले से ज़्यादा भौंक रहे थे। वो उनको पत्थर मारती, वो डर के पीछे होते, वो और ज़्यादा भौंकते। वो उनको मारती, वो और ज़्यादा भौंकते। यहाँ तक कि नीचे पकड़ी हुई है कोई डंडा टाइप, कोई सोटी टाइप नीचे पड़ी हुई थी, वो उस औरत के हाथ में आ गई। और मैं बच्चा ये सारा मंजर देख रहा हूँ। उसने वो उठाया और तेज़ी से आगे बढ़ी उनके लिए। और कुत्तों ने जब देखा कि उसके हाथ में डंडा है और वो डर नहीं रही, तेज़ी के साथ हमारी तरफ आ रही है, तो एकदम से पीछे हटे और दौड़ लगा दी। वो कुत्ते वहाँ से भागते हुए गायब हो गए। औरत मेरी तरफ आई, उसने हाथ पकड़ के मुझे उठाया। मैं रो रहा था, उसने मेरे सर पे हाथ रखा, मेरा हाथ पकड़ा और चलती हुई गांव की तरफ रवाना हो गई। मैं उसके साथ अब चल रहा था, वो मेरा हाथ पकड़े गांव की तरफ जा रही थी। यहां तक कि चलते चलते मेरे घर के करीब पहुंच गई तो उसने मेरा हाथ छोड़ दिया कि जाओ अपने घर। मैं अपने घर चला गया। उस गांव की औरत ने मुझे बचा दिया। शुक्रिया क्या होता है, शुक्रिया कैसे अदा करते हैं, मुझे तो इन बातों का नहीं पता था। मैं एक बच्चा था, आजकल चुप हो गया। मैं घर चला गया और घर वालों ने पूछा क्यों रो रहे हो, तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे कुत्ते आ गए थे और मुझे गांव की औरत ने बचा दिया। तो घर वाले भी आपस में डिस्कस करना शुरू हो गए कि इनका कोई हल करना पड़ेगा, ये तो कुत्ते नुकसान दे रहे हैं, ये एक झुंड सा कुत्तों का फिर रहा है, किसी वक्त भी किसी को नुकसान दे सकता है। वक्त और थोड़ा सा गुजरा, मैं उसी गांव में उन्हीं लड़कों के साथ फिरता था। कसूर तो उन लड़कों का भी नहीं था, वो तो कुत्ते इस तरह अंदाज में आ गए कि वो मुझे बचाते। वो तो अपनी अपनी जान को, बच्चे थे वो भी सारे, मुझसे थोड़े से बड़े थे, अपनी अपनी जान को बचा के भाग गए। कुछ अरसे के बाद मैं, एक मेरा वहीं का ही, नाम वो कहते हैं, मुझे उसका याद नहीं, मैं छोटा था, उसी गांव का ही लड़का था, वो और मैं, हम दोनों खेलने के लिए अकेले दिन के टाइम में, इतनी तपती दोपहर थी कि शदीद गर्मी थी, इतनी शदीद गर्मी कि सारे लोग अपने अपने घरों में थे, या कोई मजबूरी के तौर पे अगर खेतों में काम कर रहा था तो खेतों में था, वरना सब अपने अपने घरों में थे। कि हम दोनों बच्चे खेलते खेलते शदीद गर्मी में दूर निकल गए। मेरे घर वाले ऐसा नहीं कि मुझसे प्यार नहीं करते थे, मेरा ख्याल नहीं रखते थे, वही मेरे माँ बाप थे। मैं उन्हीं को ही अपना हकीकी माँ बाप समझता था। मुझे तो पता ही नहीं था मेरे साथ ज़िंदगी ने किया क्या है। कि चलते चलते हम खेलते खेलते काफ़ी दूर निकल गए। अक्सर अमूमन हम जाते थे उस सिमत की तरफ जहाँ पे खुला ग्राउंड था, लेकिन दूसरी सिमत में अगर आप जाते थे तो वहाँ पे आम के बागात थे। जहाँ पे गांव के वो घर ख़त्म होते थे तो उन्हीं के साथ ये कच्ची दीवार शुरू होती थी और वो दीवार की परली साइड पे सारे आमों के दरख्त थे। हम दोनों खेलते खेलते उस दीवार से कूद के आमों के बाग के अंदर चले गए। हम दोनों शरारतें करते फिर रहे थे, खेलते फिर रहे थे, हमें किसी बात का कोई अंदाज़ा नहीं था, बच्चे थे, कि सामने से वो जो दोस्त, आज जिसका मैं नाम भी भूल चुका हूँ, अल्लाह उसको लंबी उम्र दे, सेहत दे, मेरे लिए उनके लिए दुआएं निकलती हैं, कि उसने मुझे एकदम बाजू से ज़ोर से पकड़ा और पीछे खींच लिया। मैं एकदम से घबरा गया, इतनी ज़ोर से उसने मेरे बाजू को झटका मार के खींचा था कि एकदम मैं डर गया और उसको कहा ये क्या किया है।
तो उसने मुझे जब खींचा तो उस वक्त मुझे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जब मैंने सामने की तरफ देखा तो डर गया। तो सामने एक काला स्याह सांप ऐसे फन फैलाए बैठा था, और वो मुझे ना खींचता तो शायद मैं सांप के करीब पहुंच जाता। इस अंदाज में खींचने में मुझे झटका तो जरूर लगा, लेकिन जब मैंने सांप को देखा तो मैं डर गया। हम दोनों पीछे की तरफ हटने लगे तो पीछे से एक फुंकार सुनाई दी, क्लियर। वो एक सांप की फुंकार थी। एक सांप उस तरफ था, और जैसे हम पीछे की तरफ हटने लगे तो सांप की फुंकार सुनाई दी, कि एक सांप की इस अंदाज में फुंकार थी कि जैसे ही उसकी आवाज़ सुनाई दी हमने मुड़ के देखा तो पीछे भी एक सांप बैठा हुआ था। हम खौफजदा हो गए। इस अंदाज में दोनों खौफजदा हो गए कि आगे भी सांप है, पीछे भी सांप है। कोई और होता, बड़ा होता, 100 उसके लिए रास्ते थे, इधर भागना, ये करना। हम दोनों कंफ्यूज हो गए कि ये क्या हो गया। अब न हम आगे जा सकते थे न पीछे जा सकते थे, और सांप इसी तरह दोनों अलर्ट बैठे हुए थे, इस अंदाज में कि हम हिलें तो वो हमें डस लें। वो बिल्कुल अलर्ट दोनों सांप हमारी तरफ बैठे हैं, ऐसे फन फैलाए देख रहे हैं, और हम बच्चे वहां अंदर खड़े हुए हैं। हमें कुछ समझ नहीं आ रही। और तब हमने देखा कि सांप जो थोड़े थोड़े फासले पे थे, हमारे बीच में काफ़ी गैप था, अभी हमसे दूर थे, कि सांप नीचे हुए और थोड़ा सा चल के बिल्कुल हमारे करीब आ गए। अब तो हमें लगा कि हमारी जान गई। मतलब ये नहीं पता था, सांप का डर तो था, खौफ था, लेकिन एक मासूमियत का दौर था कि उसी वक्त उस बाग का माली भागता हुआ आया। उसके हाथ में सोटा सा था, भागता हुआ आया, और आके उसने जैसे ही हमारे करीब पहुंचा तो उसने अपने डंडे से सांप के पीछे से आके मारा नहीं, उसको पकड़ के साइड से फेंक दिया डंडे के साथ। सांप उड़ता हुआ दूर जा गिरा। अब जो एक सांप था, यानी जिस सिमत से वो आया तो हमारी बैक बनती थी, हमारी बैक वाली साइड से भागता हुआ आया, और हमारी जो बैक साइड पे बैठा हुआ था, हम तो डरे खड़े थे, सामने भी है पीछे भी है। तो बैक साइड वाले को उसने डंडे से उठा के फेंक दिया, और जैसे फेंक दिया तो एकदम बोला, पीछे पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ। हम दोनों डर के पीछे आ गए। इसी तरह वो आगे हुआ और डंडे से डरा रहा सांप को कि जाओ जाओ जाओ, टांग ऐसे उसको डसने वाले अंदाज में करता रहा। लेकिन जब हम पीछे आ गए तो कहता है उसने हमें जल्दी से उठाया और उधर ले आया साइड पे। तो आवाज़ा देने शुरू हो गया, माई ले जाओ अपने बेटे को। और जब आवाज़ें देने पे भी कोई ना आया तो वो बोला कि तुम्हारी माँ आई थी मुझे कहता लेने के लिए, नकाब किया हुआ था उसने, वो लेने आई थी तुम्हें, कह रही तुम्हारी माँ आई थी मुझे कह रही थी मेरे बच्चे को बचाओ, उसको सांप डस रहा है। और एकदम से कहता है हमारी माँ ने उनको, उस बाग के माली को अलर्ट किया कि मेरा बच्चे के साथ सांप का मसला, बचाओ उसको। तो मैं भागता हुआ आया कि तुम्हारी माँ भागती हुई मेरे पास आई, किधर गई है? अम्मी शायद घर चली गई थी। अब मैं डर गया कि अम्मी तो डांटेंगी कि किधर अकेले चले गए थे दिन के टाइम। उसने उस माली को कह के हमें बचा तो लिया, लेकिन हम लोग डर गए। खैर उसने कहा चलो घर जाओ, तुम्हें मैं छोड़ के आता हूँ। ये जो इधर फिरते होते हैं आजकल, गर्मियों में तो सांप होते हैं, इधर निकलते होते हैं, तुम किधर इधर क्या करने आ गए हो? खैर उसने हमें उठाया और दीवार क्रॉस करके हमें घर तक वो छोड़ आया। हमें डरा हुआ घर गया कि अम्मी तो आज डांट पड़ेगी। हम डर गए थे। और क्यों अम्मी ने मना किया था, जब से वो कुत्ते वाला वाक़या हुआ था उनको बताया था, उन्होंने कहा था अब अकेले नहीं जाना, दूर नहीं जाना, बहुत सारी हिदायत कर रखी थी, हमने नहीं माना था। और आज तो भी डांट पड़े ही पड़े, आज तो हो। मैं डरा हुआ गया और जाके चुपके से ना घर सो गया। मैं डरा रहा कि अम्मी अभी कुछ कहेंगी, अम्मी कुछ कहेंगी। शाम को मैं उठा, अम्मी का आमना सामना हुआ, तो अम्मी ने मुझे देखा लेकिन चुप कर गई। और मैं भी चुप कर गया कि शुक्र है अम्मी ने कुछ नहीं कहा, वरना अम्मी अब्बू को शिकायत लगा देंगे कि फिर ये अकेला गया था और सांप इसको डसने लगा था। वो तो मैं पहुंच गई और मालिक को कहा बचाओ मेरे बेटे को, सांप न डस ले, तो उसने बचा लिया। खैर बात बचत हो गई। वो कहते हैं मेरी उम्र तकरीबन 5.5 साल के करीब होगी। ये एक गाँव के बिल्कुल जो एक साइड पे, जिस तरह मैंने बताया कि बागात के दरख्त थे और एक तरफ एक वो ग्राउंड सा बना हुआ था जहाँ पे दरख्त भी थे, हम सारे वहाँ पे खेलते थे। तो वहाँ पे एक मासी रहती होती थी, उसकी एक झोंपड़ी सी बनी हुई थी। वो जो ग्राउंड वाली साइड थी जहाँ पे लाइन में घर बने हुए थे, सबसे आखिरी घर उस मासी का था।
वो इस अंदाज में थी, वो बूढ़ी सी थी, उसका कोई वली वारिस नहीं था। उसने अपनी झोंपड़ी तो नहीं थी, एक कच्चा सा कमरा नुमा ही बना हुआ था, लेकिन उसके साथ उसने अपना एक वो जो कमरा बनाया हुआ था उसकी जो उसने छत डाली हुई थी, लोग उसकी मदद करते थे। वो कौन थी? वो असल में दिमागी तौर पे ठीक नहीं थी, इब्नार्मल खातून थी, पागल सी थी और अकेली थी। मुझे नहीं उसकी तारीख पता, इम्तियाज़ साहब कहते हैं उसकी असल में क्या तारीख थी, मैं ज़्यादा उसका बैकग्राउंड नहीं जानता, लेकिन उसकी झोंपड़ी का हमें पता था। अक्सर हम खेलते थे उसकी झोंपड़ी में, जब खाली होती थी, जब वो अंदर बैठी होती थी फिर हम नहीं जाते थे। उसके अंदर एक पुरानी सी चारपाई बिछी होती थी, उसकी जो छत थी वो भौंसे से, चीज़ों से, गांव वाले जो गुर्बत में डाल के देते हैं, इस तरह की छत थी। उसका एक छोटा सा दरवाज़ा था, लकड़ी का, साइडें लगी हुई थी, दरवाज़ा कोई भी नहीं था, लेकिन गुजरने के लिए एक दरवाज़ा था, आगे था नहीं लकड़ी का कोई दरवाज़ा। तो हम तकरीबन 7-8 लड़के थे गांव के, उधर भी खेलते वक्त इसी तरह गुजरता जा रहा था कि हम खेलते खेलते उसी झोंपड़ी में एक दिन हम खेल रहे थे। इतनी छोटी भी नहीं थी, यानी कि इतनी वो थी कि तकरीबन कोई 2 से 3 चारपाइयाँ उसके अंदर डाल सकते हैं आराम से, इतनी बड़ी एक कमरा कह लीजिए, लेकिन लकड़ी के अंदाज में इस तरह बना हुआ था कि वो भोसा होता है, भोसे से, पत्तों से, झाड़ियों से, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ों से उसको बनाया गया था। खजूर की वो टहनियाँ भी साइडों पे लगाई गई थी, खुश्क करके, इस तरह जो होती हैं। हम वहाँ पे खेल रहे थे तो वहीं पे माचिस किसी लड़के के पास थी और खेलते खेलते माचिस की वो तीलियाँ जला रहे थे। हम इस तरह खेल रहे थे, बच्चे थे, जिस तरह बताया कि बहुत ही मासूमियत का दौर था, हमें अंदाज़ा नहीं था। तो खेलते खेलते माचिस की तीली जलाई उसने, झोंपड़ी को इस अंदाज में टच की, क्या आग लगती है या नहीं। वो टच करने की देर थी कि झोंपड़ी में एकदम से आग भड़क उठी। उस झोंपड़ी के अंदर इस तरह की नीचे चारपाई बिछी हुई थी, पुरानी चारपाई कह रहा हूँ, वो चटाई जो एक खजूर के पत्तों की खुश्क सी चटाई आज भी छोटे छोटे शहरों गाँव के अंदर लोग इस्तेमाल करते हैं। वो चटाई बिछी हुई थी 2-3, और वो पुरानी सी सारी चटाइयाँ थी। वो जैसे ही उसने आग लगाई तो पूरी झोंपड़ी को आग लग गई। अब उसमें हुआ क्या, हम 3 लड़के जो अंदर वाली साइड पे थे इस अंदाज में फंस गए कि बाकी लड़के तो जैसे कैसे जंप लगा के शरारतें जो कर रहे थे वो तो दौड़ के वहां से निकल गए, लेकिन हम 3 लड़के अंदर फंस गए। और वो इतनी खुश्क झोंपड़ी बनी हुई थी कि उसको सिर्फ तीली लगाने की देर थी, जैसे पेट्रोल को आप आग लगा देते हैं, इस अंदाज में उसने आग पकड़ ली थी कि बाकी लड़के तो भाग गए, मैं और 2 लड़के अंदर और फंस गए। अब चारों तरफ से उस झोंपड़ी को आग लगी हुई है, और उस देखते ही देखते जो आग लगी थी, अब इस अंदाज में आग लगी थी कि बस कुछ ही देर के बाद हम भी उसके अंदर जल जाते। वहीं पे एक लड़का जो बिल्कुल एक जगह पे था, उसकी जिस जगह पे वो खड़ा था उस जगह पे झोंपड़ी का एक हिस्सा ना टूट के नीचे गिरा। अब पूरी झोंपड़ी गिरने वाली थी, थोड़ी देर तक गिर जाती। वो हिस्सा जैसे टूट के गिरा तो लड़का उसके साथ खड़ा था, उसने जंप लगाई, मतलब आग के अंदर ही वो गिरा, लेकिन बच गया। थोड़ा सा वो जल गया था लेकिन बाहर निकल गया, और वो हिस्सा इस अंदाज में गिर गया कि वो रास्ता बंद हो गया। यानी उसके लिए जगह बनी, वो गिरती हुई चीज़ें गिर रही थी, जलती हुई, तो जगह बनी तो वो छलांग लगाती उसने खौफ से। तो उसको आग तो नहीं लगी, उसके शायद पाँव जले या कुछ हिस्सा उसका जला, लेकिन वो बाहर निकल गया। लेकिन वो इस अंदाज में फिर गिर पड़ी वो हिस्सा कि वो जगह भी बंद हो गई। तो तभी एक गांव की औरत अंदर दाखिल हुई। उसने नकाब नहीं किया हुआ था, इसको मैं शायद पहले भी देख चुका था, लेकिन मैंने इसको चेहरे को नहीं, आंखों को देखा था। वो अंदर दाखिल हुई, मैं उसको पहचानता नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि इसने हिम्मत की है। वो इस अंदाज में उस जलती हुई झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुई कि उसके दुपट्टे और उसके जो कपड़े थे उसको भी थोड़ी सी आग लगना शुरू हो गई। लेकिन वो सीधी अंदर आई, उसने हम दोनों बच्चों को उठाया और पकड़ के ऐसे अपने सीने से लगाया और भागती हुई आग में से बाहर निकली। गाँव के लोग अभी पहुंचे नहीं थे, भाग रहे थे, कुछ औरतें आ रही थीं, इक्का दुक्का भी औरतें आ रही थी, बच्चे अभी बताने के लिए गए थे। एकदम तो आग भड़क उठी थी, और ये कौन सी घंटों लगी रहनी थी, ये तो 5-10 मिनट में पूरा सबको जल के राख हो जाता, हम भी जल के राख हो जाते। पुरानी बनी हुई एक झोंपड़ी से थी, ये कौन सा मकान था। तो उस औरत ने हमें पकड़ा और पकड़ के हमें बाहर ले गई, और तब मैंने उस औरत का चेहरा देखा। बहुत खूबसूरत उसका चेहरा था,
और जैसे ही वो बाहर गई तो उसके कपड़े अपने झाड़ रही थी, उसके कपड़ों को जैसे आग लग गई थी। हमें उसने बचा लिया था इस अंदाज में कि अपने सीने से लगा के आ गई थी और हमें जल्दी से उतारा, और उसको फिक्र पड़ गई थी उसके वजूद को जैसे आग लग रही हो। और तब उसका नकाब जो था वो उतरा हुआ था और मैंने उसके चेहरे को क्लियर देखा था। हम डरे हुए थे और इतनी देर में भागती हुई औरतें भी आ गईं और वो वहाँ से अपने आप को बचाने के लिए औरतें इस अंदाज में आगे आने लगी कि हमें बच्चे बच गए क्या। लोगों बच्चों ने जाके बताया था ना कि आग लग गई, शरारत हो गई, तो वो अपने आप को इस तरह झाड़ती हुई जल्दी से चली गई, क्योंकि अब उसने अपने आप को भी देखना था कि मुझे आग ना लग जाए, कपड़े ना मेरे जल जाएं। तो गाँव वाले आगे हमें आके पूछना शुरू हो गए, बच गए, ये है वो है, और हम बेहतर हालत में थे, हमें कुछ भी नहीं हुआ था। खैर हमें अंदर घरों में ले गए और उस औरत का शुक्रिया अदा किया होगा जिसने हमें, गाँव की औरत ने इतना ख़तरा मोल ले के उसने हमें बचा लिया था। अब मैं उस वाक़े के बाद बहुत ज़्यादा डर गया था। वो जो आग लगी थी, आग को जिस तरह देखा था तो मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। कुछ दिनों के बाद मैं बीमार हो गया, मुझे बुखार हो गया। जब मुझे बुखार हुआ और मैं 1 हफ्ता शायद बुखार में रहा था, मेरा बुखार उतरने का नाम नहीं लेता था। मेरे माँ बाप मुझे पट्टियाँ करते थे, मेरा बुखार नहीं उतरता था। तो वही औरत जिसने मुझे बचाया था गांव की, वो एक दिन हमारे घर आई। मैंने अपनी अम्मी को बताया, अम्मी इसने मुझे बचाया था, ये है वो औरत। और मेरे ख्याल में जब हमारे अम्मी वो हुआ था ना कुत्तों का, तब भी इसने हमें बचाया था। कुत्तों को डांट के यही औरत, यही इसका था, मुझे लगता है यही थी। और वो औरत आके बैठी और मेरी माँ उसका शुक्रिया अदा कर रही है कि आए, उनको बिठाया। और मुझे, जब मैंने अपनी माँ से ये जिक्र किया सारी बात का, तो मेरी माँ हैरान इसलिए हो गई थी कि मुझे उस वक्त समझ नहीं आई। जैसे मैंने शुरू में कहा, कहानी बहुत उलझी हुई है, अजीब अनोखी कहानी है, लफ्ज़ मुझे भी नहीं मिल रहे इस कहानी के लिए। तो मेरी माँ अजीब सी हो गई। और उसके बाद जो वहाँ बैठ के मुझे सिचुएशन पता लगी वो ये थी, वो जो औरत जो मुझे बचाने आई थी वो मेरी मासी थी, जिसको मैंने देखा था कुत्तों के टाइम पे, उसने मुझे बचाया था। और आग के टाइम पे उसने मैंने उसका चेहरा क्लियर देख लिया था और उसको पहचान लिया था कि ये वही औरत है, ये मेरी मासी थी। और मेरी माँ बता रही थी कि तुम्हारी मासी पहली दफ़ा इस गांव में आई है। मैंने कहा पहली दफ़ा नहीं, मैं तो इनको देख चुका हूं। तो तब कहानी का नया रुख, कहानी का यहां से शुरू होता है, एक बिल्कुल नया रुख। नया रुख किस तरह कहानी का शुरू होता है यहां पे। जब मैं बड़ा हुआ हूं तब मुझे पता लगा है सारी बात का, उस वक्त समझ नहीं आई थी, आज सब कुछ समझ आई है। क्योंकि आज आके पता लगा है वो जिसने माली को जाके कहा था मेरे बच्चों को बचाओ, वो भी मेरी गांव वाली माँ नहीं थी, यही मासी थी। तो क्या इसी मासी ने मुझे बचाया था? क्या इसी मासी ने सांप से माली को कह के बचवाया था? क्या इसी मासी ने कुत्तों से बचाया था? इसी मासी ने भाग के जलती हुई आग में कूद के मुझे बचाया था? नहीं, मेरी मां ने। क्योंकि मेरी मासी मुझे लेने के लिए आई थी। और तब कहानी पता इस तरह लगी कि मेरी मां और मेरी मासी दोनों जुड़वा बहनें थीं। इन्होंने एक ऐसे घर, गांव के घर में आंख खोली थी जहां पे कुछ ज़्यादा पैसा नहीं था, गुजर बसर बड़ी मुश्किल से होती थी। लेकिन वहीं पे मेरी जो मासी थी, जिनका नाम आबदा था और मेरी माँ का नाम खालदा, मेरे जो दादा थे, नाना, बहुत सख्त मिजाज थे। बहनें तो दोनों बिल्कुल जुड़वा थी, बिल्कुल मिलती जुलती शक्ल थी, लेकिन आमाल दोनों के बहुत मुख्तलिफ थे। खालदा बहुत ही खामोश तबीयत की थी, बहुत कम गो थी, और आबदा बहुत बातूनी थी, बहुत तेज़ थी। अमूमन जुड़वा बहनें एक जैसी होती हैं, लेकिन इन दोनों की बिल्कुल आदत मुख्तलिफ थी। आबदा तेज़ तरार, दोस्तियाँ बनाने वाली, बातें करने वाली, कहके लगाने वाली, शरारतें करने वाली, और खालदा उसी तरह ही बिल्कुल मासूम,
काम गो, काम से काम रखने वाली। इनका भाई कोई नहीं था। जैसे जैसे ये बड़ी हुई तो वहीं पे आबदा इधर उधर घूमने चली जाती, सहेलियां थीं, कभी उस घर में जाती कभी उधर जाती, और खालदा मुसलसल घर में रहती। उसकी कोई सहेली नहीं थी। माँ की ख्वाहिश होती थी इसकी भी कोई सहेली हो, लेकिन वो सहेलियां नहीं बनाती थी, खामोश तबीयत होती थी। आबदा को माँ कह कह के थक गई थी नमाज पढ़ो, लेकिन वो नहीं पढ़ती थी। खालदा अपने नमाज की पाबंदी करती थी। वहीं पे खालदा एक दूसरे गांव का आया हुआ लड़का, उसने उसको देखा और उस लड़के ने आबदा को देखा। यूं एक दूसरे को देखने के बाद वो लड़का इस अंदाज में आबदा पे लट्टू हो गया कि आबदा को पसंद करने लगा। अब वो छुप छुप के आबदा को देखा करता था। वहीं पे आखिर एक दिन मौका पाके आबदा अपनी सहेलियों के साथ खेलती, बाहर घूमती फिरती, वो देखता रहता। और एक दिन मौका पाके जब देखा आबदा अकेली घर की तरफ जा रही है, तो उसके रास्ते के आगे खड़ा हो गया और उसने उससे कहा, मैं बुरा लड़का नहीं हूं, मैं साथ वाले गांव से आया हूं और इतने टाइम से मुसलसल मैं रोज आता हूं सब कुछ छोड़ के तुम्हें देखने के लिए। जब से तुम्हें देखा है तुम्हें प्यार कर बैठा हूं और मेरे मन में सिर्फ एक ख्वाहिश है, मैं तुम्हें अपनी बीवी बना सकूं, लेकिन मैं तुम्हारी इजाजत के बगैर अपने घर वालों को नहीं भेजना चाहता। तो मेरी ख्वाहिश है अगर तुम मेरी इस मोहब्बत को कबूल करो तो मैं अपने घर वालों को शादी के लिए तुम्हारे घर भेजना चाहता हूं। आबदा एकदम से हड़बड़ा गई। उसने सोचा नहीं था, वो शरारती जरूर थी, हंसमुख थी, सहेलियां बनाती थी, बातूनी थी, लेकिन इस तरह उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई रास्ता रोक के मेरे आगे खड़ा होगा और मुझे इस तरह शादी की ऑफर कर देगा। कॉन्फिडेंस तो उसके अंदर था, बहादुर तो थी, दिलेर तो थी। उसने उस लड़के को पांव से लेकर सर तक देखा। खूबरू था, जवान था, खूबसूरत था, लेकिन फिर भी एक घरेलू लड़की थी। जवाब न दे सकी, कुछ कहना चाहती थी, हड़बड़ा सी गई और भाग पड़ी। उस लड़के ने पीछे से कहा, मैं इंतजार करूंगा। वो चली गई। गांव के अंदर इस तरह का माहौल नहीं था, लेकिन यकीनन मोहब्बत सदियों से चली आ रही है। वो शहर हो, वो गांव हो, वो कोई मुल्क हो, वो नहीं देखती, वो तो दिल देखती है, वो तो शक्ल देखती है, वो तो इस अंदाज में हो जाती है कि इंसान कहता है कि इसको जीवन साथी बनाना है। सो वो लड़का अब राह तकता आबदा की। आबदा को भी पता था कि उसको देखता है, वो इर्द गिर्द फिरता है, वो भी उसको देख लेती थी, जान चुकी थी, क्योंकि उस लड़के ने उसको इतना बता दिया था कि मैं साथ वाले गांव से आया हूं और इतनी दूर से सिर्फ तुम्हें देखने के लिए आता हूं। मैं गुजर रहा था, तुम्हें देख लिया और दिल दे बैठा हूं, तुमसे शादी करनी है। कोई डिमांड नहीं है कि तुम मुझसे मिलो, मुझसे बात करो, सिर्फ हाँ कर दो ताकि मैं अपने घर वालों को भेज सकूं। आबदा देखती रही। आबदा के भी दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई, लड़का खूबसूरत भी है, जवान भी है, और क्या ही कहा है, यही कहा है ना, इजाज़त ही तो मांगी है शादी के लिए, तो मुझे हाँ कर देनी चाहिए। यूं एक दिन आबदा अपनी सहेलियों से निकल के सीधा उसकी तरफ पहुंची और उसे कहा, हाँ तुम अपने घर वालों को भेज सकते हो। वो इसी जवाब का मुंतजर था। ना सिर्फ वो इतना ज़्यादा खुश हो गया कि उसने कहा बस कुछ दिनों के बाद ही मैं अपने घर वालों को भेज दूंगा, लेकिन एक बात है आबदा, याद रखना, मैं तुम्हारे बगैर अब रह नहीं सकूंगा। मैं ज़िंदगी में फ़ैसला कर चुका हूं, रहूंगा तो तुम्हारे साथ, बीवी बनाऊंगा तो तुम्हें, वरना मैं शादी उम्र भर नहीं करूंगा। कुछ दिनों के बाद उस लड़के ने अपने घर वालों को आबदा के रिश्ते के लिए भेज दिया। उनके नाना, इम्तियाज़ कहते मेरे नाना इतनी सख्त तबीयत के थे, जब वो रिश्ते के लिए आए उन्होंने पता किया कहाँ से आए हैं, कौन है, ये है वो है, तो उन्होंने कहा नहीं अभी मैंने सोचा नहीं है, और वैसे भी दूसरे गांव में हैं आप लोग, मेरी जान पहचान वाले नहीं हैं, मैं देखूंगा, सोचूंगा और उसके बाद बताऊंगा। कोई अच्छा सा जवाब नहीं दिया, सख्त तबीयत बहुत ज़्यादा थे। उन्होंने कहा जी क्योंकि लड़की और लड़का भी एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो हमारी ख्वाहिश है आप सोच के बताइएगा। तो नाना ने कहा ठीक है मैं आपको सोच के बताऊंगा। वो तो चले गए, लेकिन उनका पारा हाई हो गया कि ये क्या उन्होंने हरकत की है, ये क्या मुझे उन्होंने कहा लड़का और लड़की पसंद करते हैं, ये क्या है। उसने बेटी को बुलाया, आबदा को बुलाया, उसने कहा ये मैंने क्या सुना है, ये क्या है। वो तो
उठाड़े, चीखे। आबदा ने कहा, अब्बा बात इतनी सी है कि उसने मुझसे इतनी इजाज़त मांगी है कि मैं अपने घर वालों को रिश्ते के लिए भेजना चाहता हूँ, क्या तुम्हारी इजाज़त है? और मैंने सिर्फ उसको इतनी इजाज़त दी है, हाँ इजाज़त है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। मुझे अच्छा लगा है। और उसने कहा कि मैंने रिश्ता ही भेजना है और तो कुछ भी नहीं अब्बा, और मैं हल्फ देती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन बाप ने उसको मारा। वो बहुत कस्में खाती रही, बहुत सफाइयाँ पेश करती रही, लेकिन उसको बाप ने मारा, इतना मारा कि अच्छा खासा उसको मारा। और ये बात जब उस लड़के को पता लगी कि उसको मारा गया है, घर के अंदर शदीद उसकी पिटाई हुई है, तो वो बस इंतज़ार में था कि किसी तरीके आबदा ठीक हो, बाहर हो, मैं उससे मिलूं। और आबदा बेहतर हुई, घर के निकलने पे भी पाबंदी लग गई, उसके ऊपर सख्तियाँ लग गई। लेकिन बाप जब इधर उधर होता तो निकल जाती, वो भी बेचैन थी। आखिर उसकी एक दफ़ा मुलाकात उस लड़के से हो गई। उस लड़के ने कहा, तुम्हें मेरी वजह से मार पड़ी है, मैं ऐसा कतई नहीं चाहता था, मैं तुम्हें ऑफ़र करता हूँ, मेरे वालिदैन दोबारा मैं भेजने को तैयार हूँ, तुम चाहो, तुम जो हुक्म करो मैं करने को तैयार हूँ। तुम कहते हो हम यहाँ से भाग जाते हैं, दूर कहीं चले जाते हैं, और अगर तुम्हारे वालिदैन नहीं मानते तो मैं आज तुम्हें हल्फ दे के जाता हूँ कुरान पे कि मैं सारी ज़िंदगी शादी नहीं करूँगा, करूँगा तो तुमसे करूँगा। इस तरह की उनसे बातें हुई। आबदा ने घर जाके बाप से कहा, मारिए मुझे। वो बगावत पे उतर आई कि मेरी शादी तो करनी ही है, मेरे लिए कौन सा कोई शहजादा आएगा, इसी गांव के ही किसी बंदे से करनी है, तो उनमें हर्ज क्या है? और मैंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया, कुछ मैंने ऐसा किया नहीं है, ना मारना है ना आपने मुझे, और मारिए। इस अंदाज में वो बाप के सामने बागी होके खड़ी हुई। बाप चुप हो गया। 2 दिन 3 दिन तक बाप ने उससे बात ना की, और चौथे दिन उसको कहता है, ठीक है बुलाओ उनको, शादी करो, और आज के बाद इस घर में कदम ना रखना, मैं एक शर्त पे तुम्हारी शादी करने को तैयार हूं, उस लड़के को मेरे पास लेके आओ। उसने कहा, क्या कहना चाहते? उसने कहा, उसको मेरे पास लेके आओ। उस लड़के को वो बाप के सामने ले गई। उसके बाप ने एक शर्त रखी, तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। उसने कहा, हाँ जी बोलें। उसने कहा, तुम इसको ब्याह के इस गांव, अपने गांव में नहीं रखोगे, इतनी दूर रह जाओगे कि मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहूंगा, और कभी वापस लौट के यहां नहीं आओगे। उसने कहा, मुझे कबूल है, मुझे इसके लिए मेहनत मजदूरी करनी पड़ी है, मुझे इसके लिए कहीं जाना पड़े, मैं तैयार हूं, मैं इसको खुश रखूंगा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। इसी शर्त पे उन दोनों की शादी कर दी गई। और ये शर्त कौन जानता था? आबदा, उसकी बहन खालदा, और उनकी माँ और बाप, और वो लड़का सिर्फ जानता था। यूं शादी हुई। उस लड़के ने आबदा से शादी की, और वादे के मुताबिक कुछ दिनों के बाद आबदा को लेकर दूर चला गया। कहां चला गया किसी को नहीं पता। आबदा अपने शौहर के साथ बहुत खुश थी। उसने वाकई एक बाइज्जत तरीके से खुशहाल जिंदगी, और जो एक वो उसको एक ऐसे बड़े शहर लेके गया था जहाँ पे उस लड़के ने मेहनत की, इस अंदाज में मेहनत की, वहाँ से अल्लाह ताला ने उसका ऐसा हाथ पकड़ा, उन दोनों के नसीब मिले। जो शुरू शुरू में उस शहर में जाके रूखी सूखी खा रहे थे, वहीं पे इस तरह उसका अंदाज में चला कि चलते चलते वो अपना कारोबार कर बैठा, और उस कारोबार से उसको इतना मुनाफा हुआ कि उसका कारोबार बड़े लेवल पे हो गया। तकरीबन शादी के 5 साल बाद, 5.5 साल, उसका बहुत दिल करता था कि अपने माँ बाप के पास मिलने के लिए जाऊं, माँ बाप को देख के आऊं, बहन को देख के आऊं। तो 5 साल बाद उसने किसी के ज़रिए दूर से, वहाँ जाना कोई नहीं था, ये शहर में होते थे, वहाँ पे ख़तो खिताबत भी उन दिनों में नहीं होती थी, टेलीफोन तो थे नहीं, किसी के ज़रिए कोई मुश्किलों से 5 साल बाद ऐसा बंदा मिला जो उस तरफ तैयार रहा था। उसको कहा, मेरे बाप से पूछना, आप अगर गुस्सा ठंडा हो गया तो मैं मिलने आ जाऊँ। और वापसी पे उस बंदे ने पैगाम दिया कि मैंने पता कराया है। तो उन्होंने कहा कि ख़बरदार जो इस घर में कदम रखा तो ये दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हैं, ये मत सोचना। फिर वो अपनी उम्मीदें छोड़ बैठी। उसने कहा, मैं नहीं जाऊँगी। हालात की सितम ज़रीफ़ी, उसकी जो साथ जुड़वा बहल थी खालदा, बाप ने उसकी भी दूसरे गांव में शादी कर दी। वक्त गुजरा, बाप मर गया, माँ मर गई। खालदा की जिसके साथ शादी हुई एक शरीफ शख्स था। दोनों में अभी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे कि वहीं खुदा को मंजूर कि खालदा का पहले जब वो माँ बनने वाली थी, उसके पेट में बच्चा था, उसका पहले शौहर मर गया, और जब माँ ने उसको जन्म दिया तो खालदा भी मर गई। बच्चा यतीम हो गया।
उसको गांव वालों ने पालना शुरू कर दिया, जिसका मिलता जुलता नाम है इम्तियाज़। गांव वालों ने पालना शुरू कर दिया। और वहीं पे खालदा की बहन आबदा जो कराची में थी, कोई ख्वाब देखती हैं कि उसकी बहन उसके पास ख्वाब में आई है और उसे कहती है मेरा बेटा बहुत परेशानी में है, जाओ उसको अपने पास ले आओ। वो समझती है ख्वाब है ये, मैं क्या ख्वाब देखा है। सुबह उठ के भूल जाती है ख्वाब था, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद एक रात छोड़ के फिर उसको वही ख्वाब आता है। बहन ख्वाब में आती है और कहती है मेरा बेटा बहुत परेशान है, जाओ उसको अपने पास लेके आओ। वो दूसरी दिन ख्वाब देके शौहर को बताती है कि इस तरह मुझे बहन ने ख्वाब देखा है, ये क्या है। वो कहता है मेरे एक दोस्त हैं, वो ताबीर बताते हैं, मैं उनसे आज पूछूंगा, रात को तुम्हें बताऊंगा। उन्होंने ताबीर पूछी, रात को घर आए तो बताया कि वो तो यही बता रहे हैं कि तुम्हारी बहन तुमसे जो कुछ कह रही है वो सही कह रही है, उसका कोई बेटा है, जाओ पता करो। उसने कहा फिर आप मेरे साथ चलें, अब तो बहुत टाइम हो गया। उसने कहा मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, बहुत टाइम हो गया, अब खुदा का दिया हमारे पास सब कुछ है, सवारी है, सब कुछ है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यूँ दोनों रवाना हुए। गांव पहुंचे तो उनको पता लगा कि गांव में ससुर और सास, उस लड़के को पता लगा फौत हो चुके हैं, यानी आबदा के माँ बाप फौत हो चुके हैं, और जो बहन है उसके दूसरे गांव में शादी हुई है। वो उस गांव में गए और पहुंचते पहुंचते उस घर तक पहुंच गए और उस घर में आके बैठे तो वहां पे उनको पता लगा था, जो घर था वहां पे पता लगा कि उसके एक बेटा है जिसको हमसाए इस तरह पाल रहे हैं इतने अरसे से, क्योंकि गांव के बंदों को सब चीज़ें पता होती हैं, उनसे छुपा हुआ कुछ भी नहीं होता। और उस घर जब आके बैठे थे तो इम्तियाज़ ने पहचान लिया था कि इस औरत ने मुझे तो बचाया है, लेकिन ये औरत तो पहली दफ़ा आ रही थी। और उसको बताया गया कि ये एक बेटा है जिसको हमने पाला है। तो उसने बताया हाँ मेरी बहन थी, क्योंकि जब वो गांव में दाखिल हुई तो सब परेशान ये हो गए कि ये तो वही है खालदा। तो उसने सबको बताया मैं खालदा नहीं हूं, मैं आबदा हूं, उसकी जुड़वा बहन, और हम ऐसे ऐसे शहर से आए हैं। उसका शौहर भी साथ था, क्योंकि रंग ढंग भी अजीब थे। खालदा बहुत सादा सी, कपड़े, उठना बैठना बहुत ही सादा सा, और जो आबदा थी वो बाल उसके खुले हुए, दुपट्टा सर पे नहीं लिया हुआ, मॉडर्न हो गई थी, ज़रा इस अंदाज की थी। बाकी शक्ल दोनों की सेम थी। और तब फिर पता लगा कि वो उसकी बहन है और वो उसी के कहने पे आई है, और तब उसको पता लगा कि ये जो बेटा है मेरी बहन का बेटा है, क्योंकि आबदा को खुदा ने औलाद नहीं दी थी। वो दोनों के पास दुनिया की सब खुशियां थी, शौहर प्यार करने वाला था, सब कुछ था, औलाद से वो महरूम थे। और उसको बहन ने ख्वाब में कहा था जाओ मेरा बेटा परेशान है, बीमार है, उसको लेके आओ। और वो यहाँ लेने आ गई थी। और उन्होंने भी सारी, गांव वाले ने तस्दीक की तो पता लगा हाँ उसकी एक बहन थी। सारा कुछ क्लियर हो गया, पता लग गया। गांव वाले तो मेहमान नवाज होते हैं, उन्होंने उनकी आओ भगत की, मेहमान नवाजी की, वो भी खुश हुई। और जब बात क्लियर हो गई कि हाँ ये सब ऐसा ही है, ये उसकी बहन का बेटा है जिसको हम पाल रहे हैं, तो आबदा ने उनसे इजाज़त मांगी। उन्होंने खुशी खुशी उस बच्चे की इजाज़त दे दी। और उस बच्चे ने देखते ही, जिसको कहा था इसी औरत ने तो मुझे बताया है, तो बचाया है, तो उसने कहा मैं तो आई पहली दफ़ा हूँ। तो फिर वो परेशान हो गया था, तो वो फिर बचाने वाली कौन थी? तो उसको आबदा ने कहा वो फिर तुम्हारी माँ थी, क्योंकि उसी ने मुझे ख्वाब में आके कहा है जाओ उसको लेके आओ। और जब ये बातें खुली तो बच्चा परेशान हुआ और उसने बताया कि मुझे 2 दफ़ा बचा हूँ मैं, एक दफ़ा कुत्तों से बचा हूँ और एक दफ़ा झोंपड़ी से और सांप से भी। तो सांप वाला तो उसने वाक़या नहीं कहा था, उसके जब मुंह से निकला तो माँ भी चौंकी होती है, सांप का क्या वाक़या? उसने कहा अम्मी मैं तो डर गया था, आपने ये बताना था ये हुए। तो माँ ने कहा मुझे तो पता ही नहीं इस बात का। तो पता लगा वो जो सांप वाला वाक़या में माँ ने आगे कहा था, ये माँ नहीं थी, ये वही माँ थी जिसने उसको सांप माली को कह के सांप से बचवाया था, कुत्तों से बचाया था और आग में से निकाल के लाई थी। वो माँ, वो खालदा जो मर चुकी थी, अपने बच्चे को बचाती फिर रही थी। और फिर अपनी बहन से कहा ले जाओ उसको, और वो उसको लेने आई बैठी थी। वो कहे इम्तियाज़ ये ज़िंदगी ने क्या किया है मेरे साथ। और फिर उन्होंने मुझे लिया और वहाँ अपने साथ ले गए, वहाँ मुझे एक अच्छे स्कूल में पढ़ाया
वहाँ मेरे पास दुनिया की सारी ख्वाहिशें थीं। वो बहुत अमीर थे, उनके पास सब कुछ था, सिर्फ औलाद नहीं थी। उन्होंने इतना मुझे प्यार दिया, इतना प्यार दिया, लेकिन मैं खामोश तबीयत ही रहा। आज मेरे पास घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ है, प्लाट हैं, उन्हीं माँ बाप की वजह से। मैं आज जो कुछ भी हूँ, जो मेरी मासी थी जिसने मुझे माँ बन के पाला, मैं उनकी वजह से हूँ। लेकिन आज भी मैं उलझा हुआ हूँ, ज़िंदगी ने क्या किया मेरे साथ। माँ ले ली तो माँ दे दी, माँ बचाने आ गई। वो क्या था मज़हर साहब, मैं उलझा हुआ हूँ। आज भी मेरी कहानी लोगों के साथ शेयर कीजिए, मेरी माँ के लिए दुआ करें, उनसे कहिए मेरी माँ का रियल नाम खालदा था, और जिसने मुझे माँ की तरह पाला मेरी मासी, उसका नाम आबदा था। ये रियल नाम है दोनों। मेरी दोनों माँओं के लिए, खालदा के लिए भी और आबदा के लिए, लोगों से कहिएगा वो दुआ करें। लेकिन मेरी माँ क्या मुझे बचाने आ सकती है? क्या मेरी माँ मुझे बचाने आई थी? वो तो आई थी, यकीनन आई थी, लेकिन क्या जो चले जाते हैं वो बचाने आते हैं? इसका मैं आपको जवाब देता हूँ। मुझसे सवाल पूछा गया, किसी ने और भी स्टोरी भेजी हुई है इसी तरह की, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। और उसी स्टोरी में जल्दी सुनाता हूँ, आजकल मैं सुनाता हूँ। क्या माँ जो चली जाती है, जो मर जाती है, बचाने आ सकती है? इसी को कंटिन्यू रखिए, वो अलग स्टोरी, अलग ही मॉल है, उस पर आपको तफसील से जवाब दूंगा। हाँ, अगर माँ आती है तो कैसे आती है? क्या आलम बरज़ख में आती है? क्या उसकी रूह आती है? रूह वजूद किसका लेके आता है? वजूद के अंदर रूह कैसे जाती है? मरे हुए क्या जिंदा हो सकते हैं? तो वो आई कौन थी? वो तो मर चुकी थी, तो कैसे आई? उसको इजाज़त कैसे मिल गई? इन सवालों का जवाब उसी स्टोरी में, एक और स्टोरी है, वो छोटी सी स्टोरी है ना, इसलिए उसमें तफसील से इन बातों का जवाब दूंगा। तो इस कहानी को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप भी कहानी को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक अपने MM TV को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ज़रूर दबाइएगा। आप लोगों को अगर स्टोरी भेजना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल तरीका है, आप अपने मोबाइल पे जाके कहानी को लिखिए, उर्दू में, इंग्लिश में, रोमन में लिख के आप भेज दीजिए, और एंड पे आप आखिरी एक और अलग से मैसेज टाइप कीजिए, इसमें लिखिए STORY, स्टोरी लिख के आप उसको सेंड कर दीजिए। उर्दू में भी स्टोरी लिख सकते हैं, लेकिन जब आप कहानी भेजें, अपना नाम, अपने शहर का नाम, किरदारों के नाम सब आपने मुझे हकीकी रियल बताने हैं। लेकिन आप चाहते हैं मैं फ़र्ज़ी बताऊं, तो फिर आप फ़र्ज़ी नाम भी साथ में लिख के बता दीजिएगा। और भेजने के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है +923136655550। रिपीट करता हूँ, +923136655500, और उर्दू में इसको पढ़ेंगे जमा 923136655500। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।